अच्छा जी। तो रिमेटोलॉजी के फौरन बाद हम लोग सीवीएस स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। चलें जी, स्टार्ट करते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, और आपके प्रॉफ में बहुत दफा आ चुका है। रूमेटोलॉजी आपने टोटल स्टेप अप से करनी है। स्टेप अप के अलावा आप लोगों ने कहीं और से नहीं करनी। ठीक है। बिल्कुल भी नहीं। स्टेप अप पे बहुत इजी और बहुत आसान, और तमाम के तमाम एमसीक्यूज और एससीक्यूज वहां से कवर होते हैं। तो बिल्कुल भी आपको डेविडसन से तो करने की जरूरत नहीं है, स्टेप अप से आप करें। सिर्फ सीवीएस में आप लोगों को कहूंगा कि वो आपने कैप्लान से करना है। सीवीएस कैप्लान में बहुत अच्छा लिखा हुआ है और बड़ा शॉर्ट सा करके लिखा हुआ है। जितनी आपको जरूरत है उतना ही लिखा हुआ है। और अगर डेविडसन की कोई चीज ऐड करनी होती है तो वो मैं अपने लेक्चर के अंदर ही कोई टेबल वगैरह जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो ऐड कर देता होता हूँ। तो रूमेटाइड आर्थराइटिस आप लोगों ने पैथोलॉजी में भी पढ़ा होगा। इट इज टोटली एन ऑटो इम्यून डिजीज। इट इज एन ऑटो इम्यून डिजीज, इन्फ्लेमेटोरी डिजीज है, क्रॉनिक डिजीज है, ऑटो इम्यून डिजीज है। और आपके जॉइंट्स की जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है ना, जो साइनोवियम होता है, आपके जो जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट कैविटी होती है, उसमें जॉइंट कैविटी में साइनोवियल फ्लूइड होता है, जो कि आपकी जॉइंट की मूवमेंट में हेल्प आउट करता है, जॉइंट की मूवमेंट की फ्रिक्शन को कम करने में हेल्प करता है। और उन जॉइंट्स की जो कैविटी होती है उसमें एक फाइब्रस लेयर होती है और एक साइनोवियल लेयर होती है। जो साइनोवियल लेयर होती है उसको असल में जो है वो ऑटो इम्यूनिटी आपकी अटैक करती है, जिसकी वजह से वहां पर एक इन्फ्लेमेटोरी ऑटो इम्यून डिजीज स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम कहते हैं रूमेटाइड आर्थराइटिस। ठीक है। और ये ऑटो इम्यून डिजीज जो है, ये सिर्फ आपके जॉइंट्स को अटैक नहीं करती, ये उस साइनोवियल मेम्ब्रेन में मौजूद जो प्रोटीन्स हैं उनसे मिलती जुलती प्रोटीन्स आपकी बॉडी में जहां पर भी मौजूद होती हैं उन सब जगहों को अटैक करती है। जैसे कि आपकी आईज, आपकी आंखें, आपके हार्ट की जो मेम्ब्रेन्स हैं, उसके बाद डिफरेंट जगहों के ऊपर अभी हम आगे जाकर देखते हैं। ठीक है। तो ये सिर्फ आपके जॉइंट्स की डिजीज नहीं है, ये इट इज एक्चुअली अ सिस्टेमिक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटोरी ऑटो इम्यून डिजीज, जिसमें सबसे ज्यादा जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो जॉइंट्स की होती है। और जो प्रोटीन्स जो ऑटो इम्यूनिटी आपके नॉर्मल सेल्स को अटैक करती हैं उनको हम कहते हैं र्यूमाटाइड फैक्टर्स। र्यूमाटाइड फैक्टर्स वो प्रोटीन्स हैं, वो ऑटो इम्यून प्रोटीन्स हैं जो कि इन्फ्लेमेटोरी, जो आपके इन्फ्लेमेटोरी मीडिएटर्स को रिलीज करवाती हैं और अटैक करवाती हैं आपके बॉडी के नॉर्मल सेल्स को। तो रूमेटाइड आर्थराइटिस इज अ क्रॉनिक ऑटो इम्यून सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटोरी डिजीज, जो कि मेनली आपकी जो बोन्स और कार्टिलेजेस को इफेक्ट करती है, और ये साइनोवियल को, जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है उसको इफेक्ट करती है। अभी हम आगे चल के देखते हैं कि हम ये क्या बात कर रहे हैं। जेनेटिकल फैक्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और ऑटो इम्यूनिटी में कौन सी ऑटो इम्यूनिटी, ये टी सेल्स को एक्टिवेट करती है, जो आपके टी सेल्स होते हैं उनकी एक्टिवेशन करवाती है, अनचेक्ड एक्टिवेशन, जिसकी वजह से वो टी सेल्स रूमेटाइड फैक्टर्स प्रोड्यूस करते हैं, ऐसी प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं जो आपके बॉडी के नॉर्मल जो सेल्स हैं उनको अटैक करती है। मैं इतनी पैथोफिजियोलॉजी डिटेल में नहीं पढ़ा रहा क्योंकि हम पैथोलॉजी नहीं पढ़ रहे, तो ये जस्ट मैंने आपको ओवरव्यू देने के लिए कि ये देखिएगा जरा, एक ये आप डायग्राम देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये एक आपका जॉइंट कैविटी है। जॉइंट कैविटी में ये वाली जो ब्लू कलर की मेम्ब्रेन है इसको हम कहते हैं आपकी फाइब्रस लेयर। और इस फाइब्रस लेयर के इर्द गिर्द ये जो आप ग्रीन कलर की लेयर देख रहे हैं इसको हम साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। यही वो मेम्ब्रेन होती है जो साइनोवियल फ्लूइड की प्रोडक्शन भी करवाती है। और इसी जगह के ऊपर इसी मेम्ब्रेन को जो है वो आपकी ऑटो इम्यूनिटी अटैक करती है, जिसकी वजह से ऑटो इम्यूनिटी के अटैक करने की वजह से यहां पर एक 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 फॉर्मेशन होती है जिसको हम कहते हैं पेनस फॉर्मेशन। पेनस फॉर्मेशन रूमेटाइड आर्थराइटिस में ही होती है। पेनस फॉर्मेशन क्या, इट इज एक्चुअली अ कलेक्शन ऑफ इन्फ्लेमेटोरी सेल्स, इन्फ्लेमेटोरी मीडिएटर्स, आपके जो इन्फ्लेमेटोरी सेल्स हैं, और पस फॉर्मेशन है, डेड टिश्यू है, इस सारे के कॉम्बिनेशन को, डेड टिश्यूज को, डेड डेब्रीज को, इन्फ्लेमेटोरी मीडिएटर्स को, और साथ में आपके इन्फ्लेमेटोरी मीडिएटर्स, इन्फ्लेमेटोरी सेल्स, मैक्रोफेजेस, टी लिम्फोसाइट्स, इस सारे के सारे कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं पेनस फॉर्मेशन।
और ये कहां पर होती है? ये साइनोवियल मेम्ब्रेन पे होती है। साइनोवियल मेम्ब्रेन को ही क्योंकि ये इम्यूनिटी अटैक करती है, थोड़ी सी मैं डायग्राम्स को क्लियर करता हूं आपको ताकि क्लियर हो। ये देखें जरा इस डायग्राम में, ये आपकी जो है ना, ये आपकी फाइब्रस लेयर है और ये साइडों पे साइनोवियल मेम्ब्रेन है, और इस जगह के ऊपर आपकी जो ऑटो इम्यूनिटी है इस जगह को अटैक करती है, ये जहां पर मैंने अभी गोलू बनाया है, और इस जगह को अटैक करके यहां पर बहुत सवेयर किस्म का इन्फ्लेमेटोरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और इस पूरे स्ट्रक्चर को, जिसमें इन्फ्लेमेटोरी सेल्स पड़े हुए होते हैं, साइनोवियल सेल्स की डेब्रीज पड़ी हुई होती हैं, मरे हुए सेल्स पड़े हुए होते हैं, इन्फ्लेमेटोरी मीडिएटर्स पड़े होते हैं और फाइब्रोसिस हो रही होती है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पेनस फॉर्मेशन। पेनस फॉर्मेशन की अगर अभी मैं आपको शक्ल दिखाता हूं तो आप लोगों को क्लियर होगा। ये स्ट्रक्चर इसमें डैमेज होता है और फिर ये आगे फैलता जाता है और ये पूरे जॉइंट को इन्वॉल्व कर लेता है। और ये देखिएगा जरा, ये आप लोग बाद में होता है, ये सारा ऑटो इम्यूनिटी की वजह से है, टी सेल्स की एक्टिवेशन की वजह से होता है, अनरेगुलेटेड एक्टिवेशन की वजह से होता है। ठीक है, ये जरा देखिएगा, आपको पेनस फॉर्मेशन की समझ आएगी। ये देखो, एक पूरा, ये जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पेनस फॉर्मेशन। और ये पेनस फॉर्मेशन क्या है? इट इज एक्चुअली अ फाइब्रोवेस्कुलर स्ट्रक्चर, जिसमें आपके जो है इन्फ्लेमेटोरी सेल्स पड़े हुए हैं, प्लाज्मा सेल्स पड़े हुए हैं, डेड टिश्यूज पड़े हुए हैं, न्यूट्रोफिल्स पड़े हुए हैं, ये फाइब्रोटिक मटेरियल पड़ा हुआ है। इस पूरे के पूरे एरिया को, इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कह देते हैं? पेनस फॉर्मेशन। ठीक है, यहां तक पैथोलॉजी क्लियर हो गई है? पैथोलॉजी की बेसिक्स यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है कैसे हुआ है? र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या करती है, किस वजह से कर रही है, क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है? क्लियर है? तो होता क्या है जी इस वजह से, ये पेनस फॉर्मेशन की वजह से, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से, ये देखो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है, देख रहे हो? ये ऐसा, ये पेनस फॉर्मेशन, आपके जॉइंट्स के अंदर ऐसे स्ट्रक्चर्स बनना शुरू हो जाते हैं जो साइनोवियल मेम्ब्रेन में बनते हैं। ये देखो, इनको हम कहते हैं पेनस फॉर्मेशन। ऐसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं ऑटो इम्यूनिटी की वजह से, और ये फैलते जाते हैं और एट द एंड ये पूरा का पूरा आपका जॉइंट इन्वॉल्व कर लेते हैं। जॉइंट आपका सारा, जॉइंट कैविटी खत्म हो जाती है, जॉइंट पूरा का पूरा फ्यूज हो जाता है, आपस में फ्यूजन हो जाती है, जिसको हम कहते हैं एनकाइलोजिंग, एनकाइलोसिस, एनकाइलोसिस। ठीक है, तो क्लिनिकल पिक्चर क्या है? क्या र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस में इस पैथोलॉजी की वजह से क्या क्या देखने को मिलता है? क्या क्या देखने को मिलता है? जरा थोड़ा सा गौर करें, ये जरा इस, आप गौर करें, होता क्या है? देखिए, इट इज अ इन्फ्लेमेटोरी पॉली आर्थराइटिस डिजीज। एक पेशेंट आपके पास आया र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस का, आप उसमें क्या क्या देखोगे, क्या क्या चीजें देखोगे? सबसे पहली चीज, जॉइंट स्वेलिंग। जॉइंट स्वेलिंग आप सबसे पहले उसमें नोट करोगे। कौन से जॉइंट्स को नोट करोगे? देखिए, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस आपकी बॉडी के तकरीबन हर जॉइंट्स को इन्वॉल्व कर लेते हैं, लेकिन डिस्टल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट्स को इन्वॉल्व नहीं करते। ये क्यों नहीं करते, इसमें आपने नहीं जाना। डिफरेंट रिसर्चेज हैं, कुछ इस डिजीज का कुछ मॉलिक्यूलर पैटर्न ऐसा है कि वो डिस्टल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट्स को इन्वॉल्व नहीं करता, ये प्रॉक्सिमल को इन्वॉल्व करता है। प्रॉक्सिमल और मेटाकार्पोफ्लिंजियल। अभी हम आगे जाके कुछ डिजीजेज ऐसी देखें, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये सारी आपस में मिलती जुलती डिजीजेज हैं। सिर्फ इनकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन हर डिजीज की थोड़ी सी डिफरेंट है, जिसकी बेस के ऊपर हम इनको आपस में डिवाइड करते हैं। अब अगर हम र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस को देखें तो उसमें डिस्टल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट्स इन्वॉल्व नहीं होते। उसमें कौन से जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं? मेटाकार्पोफ्लिंजियल जॉइंट और प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट्स, पीआईपी और एमसीपी, ये दो जॉइंट सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। यानी कि हमें यह पता चला कि ये स्मॉल जॉइंट्स को सबसे पहले इन्वॉल्व करती है। यानी कि आपके हाथों को, आपके पांव के जो छोटे जॉइंट्स हैं, जो मीडियम साइज के जॉइंट्स हैं, जिसमें प्रॉक्सिमल इंट्राफ्लेंजियल जॉइंट या मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट्स हैं, ये उनको सबसे पहले इन्वॉल्व करेगी। और उसके बाद जो बड़े जॉइंट्स हैं, जैसे रिस्ट है, नी है, एल्बो है, हिप्स है, शोल्डर्स है, उन्हें ज्वाइंट करेगी, उन्हें इन्वॉल्व करेगी। क्लियर? यहां तक बात क्लियर होगी? तो र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट को जॉइंट स्वेलिंग होगी। कौन से जॉइंट्स की स्वेलिंग होगी? जॉइंट स्वेलिंग की वजह से
जॉइंट स्टिफनेस हो रही होगी, जॉइंट की टेंडरनेस हो रही होगी, मूवमेंट करते हुए पेन हो रही होगी। जब आप मूवमेंट करोगे जॉइंट की पेन होगी, उसको वो मूवमेंट नहीं कर पाएगा। तो अगर आपके पास एक पेशेंट आया है, आप ओपीडी में बैठे थे, उस पेशेंट ने आपको आकर कहा कि डॉक्टर साहब ऐसा है कि मेरे ये जो हाथ है ना, ये अकड़ जाते हैं, इन हाथों की उंगलियों को जब मैं मूव करता हूं ना तो मुझे दर्द होती है, और अक्सर मेरी जो हाथों की उंगलियां ना ये ऐसे लगती हैं कि जैसे ये अकड़ गई हैं, मैं इनकी मूवमेंट नहीं कर पाता। फौरी तौर पे आपके ज़हन में क्या आएगा कि इस पेशेंट को कोई रूमेटॉइड आर्थराइटिस तो नहीं है। लेकिन साथ में आप उस पेशेंट की एज भी देखोगे, यंग एजेस में रूमेटॉइड आर्थराइटिस इतनी कॉमन नहीं है। अच्छा, आपके पास सबसे पहली फाइंडिंग क्या आ गई? जॉइंट स्वेलिंग की, जॉइंट स्टिफनेस की, जॉइंट टेंडरनेस की। कौन से जॉइंट्स की? प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट्स की, मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट्स की। अगर डीआईपी इन्वॉल्व हो गया है, अगर डीआईपी इन्वॉल्व हो गया है, तो फिर वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस नहीं हो सकती, फिर आप उसको किसी और की तरफ लेकर जाएं, इसमें पीआईपी और एमसीपी इन्वॉल्व होंगे। ठीक है। अच्छा, मॉर्निंग स्टिफनेस बड़ी कॉमन है। क्यों मॉर्निंग स्टिफनेस? क्योंकि सारी रात आप सोए हुए होते हो, आपके जॉइंट्स मूव नहीं कर रहे होते, वो एक जगह पे स्टिक हो जाते हैं, एक जगह पे हार्ड हो जाते हैं। जब आप सुबह उठते हो तो आप बिल्कुल जॉइंट मूव नहीं करवा पाते, फिर थोड़ी देर आहिस्ता 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 आप पहले मूवमेंट करते हो, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके जॉइंट्स जो है ना वो मूव करना शुरू होते हैं। पहले 20-25 मिनट, आधा घंटा आपको बड़ी शदीद किस्म की पेन होती है, और आपके जॉइंट एक जगह पर बिल्कुल अकड़े हुए होते हैं। ठीक है। तो जॉइंट स्वेलिंग, जॉइंट स्टिफनेस, मॉर्निंग स्टिफनेस, तीन जॉइंट्स की सबसे ज्यादा कॉमन है, पीआईपी और एमसीपी की। उसके बाद आपके रिस्ट जॉइंट, एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट्स और शोल्डर जॉइंट्स होते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस बैना जब पढ़ेंगे मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा, फिलहाल आरए के ऊपर फोकस करें। ठीक है। मॉर्निंग स्टिफनेस आपको देखने को मिलेगी, साथ में ऑटो इम्यून डिजीज है, लो ग्रेड फीवर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लो ग्रेड आपको देखने को मिलेगा फीवर, सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगी इस डिजीज में। और अगर सर्वाइकल स्पाइन की इन्वॉल्वमेंट होगी तो कौन सी सर्वाइकल स्पाइन इन्वॉल्व करेंगी? C1 और C2 सबसे ज्यादा, C1 और C2 सबसे ज्यादा, जिसकी वजह से आपकी जो है सर्वाइकल स्पाइन जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से सब लैक्सेशन और इंस्टेबिलिटी की आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। तो अगर हम तरतीब वाइज देखें, सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले क्या हुआ कि जॉइंट स्वेलिंग, जॉइंट स्टिफनेस हो रही है, जॉइंट टेंडरनेस हो रही है। किन जॉइंट्स की? कौन से जॉइंट्स की? स्मॉल जॉइंट्स की, हैंड के, पांव के। कौन से? पीआईपी और एमसीपी। कौन से जॉइंट इन्वॉल्व नहीं हो रहे? डीआईपी इन्वॉल्व नहीं हो रहे। उसके बाद लो ग्रेड फीवर भी इसके साथ आपको मिलेगा। और अगर सर्वाइकल स्पाइन इन्वॉल्व होगी तो कौन सी सर्वाइकल स्पाइन? C1 और C2। सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट भी आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, अब कुछ स्पेसिफिक साइंस है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जो हम लोग देखते हैं। जिस तरह हम लोगों ने मेनिंजाइटिस में देखा था ना, कैर्निंग साइन और डिफरेंट जो उसके ब्रुजिन्स्की साइन थे, इसी तरह जो आपकी रूमेटॉइड आर्थराइटिस है उसमें भी कुछ स्पेसिफिक साइंस हैं, कुछ स्पेसिफिक डिफॉर्मिटीज हैं जो आपको देखने को मिलती हैं। वो ये जरूरी नहीं कि हर पेशेंट में सारी हो, किसी पेशेंट में कोई एक हो सकती है, किसी पेशेंट में दो हो सकती हैं। सबसे पहली जो आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स में देखने को मिल सकती है, दैट इज योर अल्लर डेविएशन, ऑफ मेटाकार्पोफ्लिंजियल जॉइंट। रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट ये देखो कुछ इस तरह के हाथों के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है कि उसके मेटाकार्पोफ्लिंजियल जॉइंट सारे के सारे अल्लाह की तरफ मूव कर गए हो। हमारी अल्लाह है ना, आपको पता है ना, अल्लाह 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 अल्लर बोन की बात कर रहा है कि उन सब के सब की अल्लर डेविएशन हुई हुई हो, मेटाकार्पोफ्लिंजियल जॉइंट सारे के सारे इतनी ज्यादा जॉइंट प्रॉब्लम हो गई हो कि वो आपकी अल्लाह की तरफ मूव कर गए हो, अल्लर डेविएशन हो गई हो। तो एक ये साइन भी आपको देखने को मिल सकता है इन द रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स के अंदर। दूसरा कौन सा साइन होता है? दूसरा होता है, इसको हम कहते हैं बाउटिनेरी डिफॉर्मिटी। बाउटिनेरी डिफॉर्मिटी में क्या होता है कि आपके प्रॉक्सिमल इंट्राफ्लेंजियल जॉइंट्स फ्लेक्स्ड हो जाते हैं और डिस्टल इंट्राफ्लेंजियल जॉइंट हाइपर एक्सटेंड हो जाते हैं। इसमें डिस्टल इंट्राफ्लेंजियल जॉइंट की प्रॉब्लम नहीं हुई, ये प्रॉक्सिमल इंट्राफ्लेंजियल जॉइंट की वजह से
डिस्टल इंटरफेरेंशियल जॉइंट की भी ऑटोमेटिकली मूवमेंट हो जाती है, जॉइंट बिल्कुल ठीक होता है। जॉइंट जो खराब है वो प्रॉक्सिमल ही खराब है, उसकी खराबी की वजह से डीआईपी के ऊपर भी इफेक्ट पड़ रहा है। तो बॉटिनरी डिफॉर्मिटी के अंदर आपकी कुछ फिंगर्स की कुछ ऐसे शेप बन जाती है, कुछ ऐसे 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 करके ना आपके फिंगर्स की शेप बन जाती है ऐसे, इसको हम कहते हैं बॉटिनरी डिफॉर्मिटी। इसकी मैं आपको और डायग्राम अच्छी सी दिखाता हूं, ये देखिएगा जरा, ये देखें, प्रॉक्सिमल इंट्राफ्लेंजियल जॉइंट पे फ्लेक्शन हो जाती है और आपकी डीआईपी के ऊपर एक्सटेंशन हो जाती है, कुछ ऐसी शेप बन जाती है, कुछ ऐसी ऐसी शेप बन जाती है ऐसे, इसको हम कहते हैं बॉटिनरी डिफॉर्मिटी। एक अल्लर डेविएशन, एक बॉटिनरी डिफॉर्मिटी। बॉटिनरी डिफॉर्मिटी में फ्लेक्शन किस पे हो रही है? पीआईपी पे। फ्लेक्शन किस पे हो रही है? पीआईपी पे। और एक्सटेंशन किस पे हो रही है? डीआईपी पे। ये आपका पीआईपी और ये आपका डीआईपी। क्लियर? ये डिफरेंट आपकी कुछ साइंस है, ये डिपेंड करता है कि कौन सा ज्वाइंट पहले खराब हुआ है, कौन सा। अगर मेटाकार्पोफ्लिंजियल ज्वाइंट ज्यादा खराब हुए तो अल्लर डेविएशन हो सकती है। अगर पीआईपी ज्यादा इन्वॉल्व हुए तो पीआईपी में या तो बॉटिनरी डिफॉर्मिटी आपको देखने को मिल सकती है, या एक और डिफॉर्मिटी होती है जिसको हम कहते हैं सॉ नेक डिफॉर्मिटी। सॉ नेक डिफॉर्मिटी, ये देखो, उसमें क्या होता है कि पीआईपी उल्टा हो जाता है, पीआईपी हाइपर एक्सटेंड हो जाते हैं और डीआईपी फ्लेक्स्ड हो जाते हैं। बॉटिनरी में क्या हो रहा था? पीआईपी फ्लेक्स्ड हो रहे थे और डीआईपी हाइपर एक्सटेंड हो रहे थे। इसमें कुछ शेप कैसी बनती है? इसमें कुछ ऐसी शेप बनती है, ऐसे ऐसे। इसमें शेप कैसी बनती है? ऐसे। उसमें शेप कैसी बन रही थी? ऐसे। देखो दोनों में फर्क है। इसमें जो आपके पास बॉटिनरी है, बॉटिनरी में पीआईपी क्या हो रहा है? पीआईपी क्या हो रहा है भाई, बताओ? पीआईपी फ्लेक्स्ड हो रहा है। और जो डीआईपी है, जो आपका डीआईपी है, डीआईपी क्या हो रहा है? एक्सटेंड हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जो आपका पीआईपी है वो क्या है? वो एक्सटेंड है। और जो डीआईपी है आपका वो कैसा है? वो फ्लेक्स्ड है। इसको हम कहते हैं सॉन नेक कॉन्ट्रैक्चर या सॉन नेक डिफॉर्मिटी, जस्ट लाइक नेक ऑफ सॉन। ये सॉन परिंदा है, ये देखिए ना, नेक ऑफ सॉन। ये देखो नेक ऑफ सॉन भी कुछ ऐसी है, ये ऐसे और ये ऐसे और फिर ऐसे। ठीक है भाई, यानी कि पहले ये देखो ऐसे नीचे, फिर थोड़ा सा ऊपर और फिर ऐसे। ये बिल्कुल ऐसे, ये देखो इस उंगली की तरफ देखो तो ये थोड़ा नीचे, फिर ऐसे ऊपर और फिर ऐसे। सॉन नेक, पीआईपी एक्सटेंड हुआ हुआ है और डीआईपी जो है ना वो फ्लेक्स हुआ हुआ, सॉन नेक। और उसमें कैसा हो रहा था? उसमें ऐसे ऐसे। क्लियर? ये बॉटिनरी, बी इस पे मैं लिख रहा हूं। और सॉन नेक में कैसा है? सॉन नेक में ऐसे और फिर ऐसे। ठीक है, इसमें ये ऐसे फ्लेक्स नीचे और ये ऊपर ऐसे। क्लियर? एक सॉन नेक डिफॉर्मिटी है, एक बॉटिनरी डिफॉर्मिटी है, और एक आपके पास कौन सी है? अल्लर डेविएशन। ये तीनों साइंस है जो कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट में आपको देखने को मिल सकते हैं। क्लियर है डॉक्टर साहबान? हमने क्या क्या देख लिया क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में? जॉइंट स्वेलिंग, मॉर्निंग स्टिफनेस, जॉइंट टेंडरनेस। कौन से जॉइंट्स? पीआईपी और एमसीपी। डीआईपी इन्वॉल्व नहीं होंगे। ठीक है। और सर्वाइकल स्पाइन्स कौन कौन सी इन्वॉल्व होंगी? C1 और C2 सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट। क्लियर? उसके बाद हमने देखा कि तीन इसके डिफरेंट साइंस हैं, एक अल्लर डेविएशन है, एक बॉटनरी डेफिएशन है, और एक मॉर्निंग स्टिफनेस ग्रेटर देन 1 और भी रहती है। मैं जब ऑस्टियोआर्थराइटिस पढ़ाऊंगा ना तो उसमें मैं डिफरेंस बताऊंगा मॉर्निंग स्टिफनेस का, ऑस्टियोआर्थराइटिस की कितनी देर रहती है और इसकी कितनी देर रहती है, वहां आपको डिफरेंशिएशन मैं सारी क्लियर करवाऊंगा। बिलाल परेशान नहीं हो। अल्नर डेविएशन, बॉटनरी डिफॉर्मिटी और आपकी सॉन नेक डिफॉर्मिटी, ये तीन डिफॉर्मिटीज हैं जो आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट में देखने को मिल सकती है। अब सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट की तरफ चलते हैं कि सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट में कौन कौन से सारे सिस्टम इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा याद रखिएगा, सबसे ज्यादा जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो आपकी स्किन की होती है। स्किन में आपको देखने को मिल सकती है डिफरेंट नोड्यूल्स वगैरह, पल्मोनरी फाइब्रोसिस देखने को मिल सकती है, पल्मोनरी इफ्यूजन देखने को मिल सकती है, आंखों में सेक्लेराइटिस देखने को मिल सकता है साथ में। ठीक है, सेक्लेराइटिस, रूमेटाइड, रूमेटाइड नोड्यूल स्किन में बनना शुरू हो जाते हैं,
प्लूरल एफ्यूजन में या पेरिकार्डियल फाइब्रोसिस आपको देखने को मिल सकती है। ये आपने 4-5 नाम याद कर लेने हैं। इसी तरह ये डिफरेंट है, जो आपको ये टेबल आपको पता होना चाहिए, कुछ 4-5 आपको जो है सिस्टेमिक सिम्टम्स पता होने चाहिए, क्योंकि जब हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट देखते हैं तो हम फौरी तौर पे उसको उसका आंखें भी चेक करते हैं, उसके जिस्म के बाकी हिस्से भी चेक करते हैं, हम उसकी पल्मोनरी चेकअप भी करते हैं कि कहीं पल्मोनरी इन्फ्यूजन ना हो गई हो। ठीक है, क्लियर? क्लिनिकल पिक्चर क्लियर हुई है? क्या क्या देख सकते हैं हम? ट्राइएड ऑफ आर ए में ना एक्चुअली इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि उसमें न्यूट्रोफिल्स आपके कम हो जाते हैं, न्यूट्रोपीनिया होना शुरू हो जाता है, थ्रम्बोस साथ में स्प्लीनोमेगाली होना शुरू हो जाती है, एनीमिया होना शुरू हो जाता है। वो बहुत सवेयर डिजीज में होता है। न्यूट्रोपीनिया क्यों होता है, कोई मुझे बता सकता है? क्योंकि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आपकी जो लाइनेज होती है ना, वो शिफ्ट हो जाती है लिम्फोसाइट्स बनाने में, और बाकी सेल्स नहीं बनाती। आपके आरबीसीज कम बनना शुरू, ये बड़ी सवेयर फॉर्म में। एक तो आपकी जो बोन मैरो है वो सप्रेस होना शुरू हो जाती है, और दूसरा जो लाइनेज है ना, जब हमने ब्लड पढ़ा था याद है, मैं आपको लाइनेज करवाई थी। जो लाइनेज है ना, क्योंकि ये लिम्फोसाइट्स की ऑटो इम्यूनिटी है, लिम्फोसाइट्स की अनरेगुलेटेड एक्टिवेशन है, तो एक तो लिम्फोसाइट्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनते हैं जो दूसरे सेल्स की फॉर्मेशन को सप्रेस करते हैं, और दूसरा ये क्या करते हैं, ये बोन मैरो को सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो ये इसकी डिटेल इतनी आपको करने की इस वक्त जरूरत नहीं है। अच्छा जी, तो हम लोग अभी इस वक्त हम लोग सोचते हैं कि अगर एक पेशेंट आया रूमेटॉइड आर्थराइटिस का, तो हमें उसमें क्या क्या देखना है? हमें उसमें पीआईपी देखने हैं, एमसीपी देखने हैं, जॉइंट स्टिफनेस देखनी है, जॉइंट टेंडरनेस देखनी है, मॉर्निंग स्टिफनेस देखनी है, फीवर देखना है, हमने उसमें सॉन नेक डिफॉर्मिटी देखनी है, बटनरी डिफॉर्मिटी देखनी है, अल्नर डेविएशन देखनी है, और कोई सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट देखनी है। ठीक है, अब अगर हम लैब्स की तरफ आए, तो लैब्स हमारे पास क्या क्या होनी चाहिए? कॉमन लैब्स तो हमारे पास देखो, सीबीसी करवा सकते हैं हम, बिल्कुल सीबीसी, ईएसआर करवाएंगे, सी रिएक्टिव प्रोटीन्स करवाएंगे, ये सारी की सारी एक्यूट रिएक्शन को देखने के लिए। लेकिन स्पेसिफिक लैब में हमारे पास कौन सी स्पेसिफिक लैब्स होनी चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट, जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट लैब है, वो है रूमेटॉइड फैक्टर को चेक करना, उन प्रोटीन्स को चेक करना जो प्रोटीन्स अटैक कर रही हैं हमारी बॉडी के नॉर्मल सेल्स को, और उन प्रोटीन का नाम हमने क्या रखा हुआ है? रूमेटॉइड फैक्टर। तो स्पेसिफिक के अंदर हम रूमेटॉइड फैक्टर को चेक करेंगे, और क्या चेक करेंगे? हम एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज को चेक करेंगे, हम उन ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज को चेक करेंगे जो हमारे जो प्रोटीन्स हैं, जो हमारे जो सेल्स हैं उनको अटैक कर रही हैं, जिनको हम एसीपीए एंटीबॉडीज भी कहते हैं, एंटी जो है सिट्रुलिनेटेड एंटी प्रोटीन्स, एएनए एंटीबॉडीज भी कहते हैं, ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज भी कहते हैं। तो इसके जो स्पेसिफिक टेस्ट है वो कौन कौन से डॉक्टर साहबान? रूमेटॉइड फैक्टर, और है देखो ईएसआर स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है। ईएसआर से आप क्या चेक कर सकते हो कि एक्टिव इन्फेक्शन है या नहीं, सीआरपी से एक्टिव इन्फेक्शन का चेक करोगे, सीबीसी से आप चेक कर सकते हो कि भाई इस पेशेंट को न्यूट्रोपीनिया तो नहीं हो रहा, एनीमिया तो नहीं हो रहा। स्पेसिफिक टेस्ट वो होता है जो उस डिजीज के साथ हमें पता चले कि ये डिजीज करो आपकी इस वक्त एक्टिव है या नहीं। तो वो कौन कौन से? रूमेटॉइड फैक्टर, रूमेटॉइड फैक्टर वो प्रोटीन्स हैं जो इम्यून सिस्टम सिक्रीट कर रहा है, जो आपके हेल्दी टिश्यूज को अटैक कर रही है। इसी तरह वो ऑटो एंटीबॉडीज जो आपके सेल्स को अटैक कर रही है, जिसमें एएनए एंटीबॉडीज है, एसीपीए एंटीबॉडीज है। ठीक है, HLA-B27 इज अ जेनेटिकल टिश्यू, जेनेटिकल इशू। ठीक है, जेनेटिकली जब हमने किसी जीन को देखना होता है कि इस पेशेंट में जेनेटिकल प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से ऑटो इम्यूनिटी डेवलप हो रही है, अनरेगुलेटेड जो है वो एक्टिवेशन ऑफ टी सेल्स हो रही है, तो फिर हम HLA-B27 का टेस्ट करवाते हैं, क्योंकि हाला B27 अगर किसी में पॉजिटिव हो तो उसमें जो है अनरेगुलेटेड एक्टिवेशन ऑफ टी सेल्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है बिलाल, तो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हमने क्या बनाया है? हमने एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया सेट किया हुआ है कि अगर किसी पेशेंट को इन्फ्लेमेटोरी आर्थराइटिस है जिसमें एमसीपी और पीआईपी इन्वॉल्व है, सीआरपी और ईएसआर उसके एलिवेटेड है, 6 हफ्ते से ज्यादा हो गए उसके सिम्टम्स ठीक नहीं हो रहे,
र्यूमाटाइड फैक्टर भी उसका पॉजिटिव है, और रेडियोलॉजिकल चेंजेस भी हमें देखने को मिल रही हैं। रेडियोलॉजिकल चेंजेस अब क्या है? दो रेडियोलॉजिकल चेंजेस हैं जो रेडियोग्राफ्स में हमें नजर आती हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, और अभी हम उसके मास्टर बनेंगे रेडियोलॉजिकल चेंजेस के, इतने ज्यादा कि आपके सामने जब भी कोई र्यूमाटाइड आर्थराइटिस का पेशेंट आएगा, सबसे पहले आपने उसका एक्सरे उठा के देखना है। तो रेडियोलॉजिकल चेंजेस में हमें क्या देखने को मिलेगा? दो चीजें, बुनी इरोजन और जॉइंट स्पेस डिक्रीज। बुनी इरोजन यानी कि बोन्स की जो किनारे होंगे वो भुर रहे होंगे, उनमें इरोजन हो रही होगी, वो भुर रहे होंगे, और जो जॉइंट की जो स्पेस है वो कम हो रही होगी। देखते हैं अभी, अभी देखते हैं जनाब। ये देखो पहला एक्सरे देखो, इसमें जरा देखो, अगर आप इस जॉइंट को देखो, इस जगह पर देखो जरा, इस जॉइंट को देखो, ये देखो, ये बिल्कुल नॉर्मल है, ये बिल्कुल ठीक है, देख रहे हो साइडों पे इसके बिल्कुल कोने बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है, कोने बिल्कुल नॉर्मल है, जॉइंट स्पेस भी। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ये ऊपर देखो, इस जगह पर, इस जगह पर देखो, तो आपको देखो साइडों पे बुनी इरोजन नजर आ रही है, इरोजन, और जॉइंट स्पेसिस भी कम नजर आ रही हैं, ठीक है। और जरा इस तरफ भी देखो आप, ये देखो इस जगह पर, ये देखो, और डायग्राम देखो, ये इस डायग्राम को जरा गौर से देखते हैं हम, ये देखें जरा इस डायग्राम को, ये साइडों पे, ये साइडों पे, ये साइडों पे, ये देखें, वो ऊपर वाला जो एक्सरे है ना, वो गलती से ऑस्टियोआर्थराइटिस का ऐड कर दिया हुआ है मैंने, वो र्यूमाटॉइड आर्थराइटिस का नहीं है, ठीक है। इस साइडों पे उसमें भी क्योंकि इरोजन पहले हो रही होती है। अच्छा, अब इस तरफ देखें, ये मेटाकार्पोफ्लिंजियल ज्वाइंट, अगर इस डायग्राम में आप देखो, ये गौर से जरा देखें इस डायग्राम को, तो ये देखो इसमें ज्वाइंट स्पेस कैसे कम हुई हुई है, वो मैंने इसलिए बिल्कुल खत्म कर दिया। ये देखें ज्वाइंट स्पेस कम हुई हुई है और साइडों पे इरोजन है। इसी तरह साथ वाले ज्वाइंट को देखो, ये ज्वाइंट अभी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस पे साइडों पे थोड़ी थोड़ी इरोजन होना शुरू हो गई है। ये ज्वाइंट पे भी, ये दो ज्वाइंट अभी ठीक है, लेकिन इन दो ज्वाइंट्स का बेड़ा गर्क हुआ है। देख रहे हो फर्क नजर आ रहा है? दो ज्वाइंट्स का फर्क नजर आ रहा है? ये देखो ना, ये और ये, और ये दोनों जो है ये बिल्कुल ठीक है। एक और एक्सरे देखो, ये देखो इसमें भी आपको, इसमें ये पेशेंट को क्या नजर आ रहा है? सारी की सारी उंगलियां देखो मुड़ी हुई है किसी तरफ, सारी की सारी मुड़ियां, उंगलियां अल्लाह की तरफ देखो मुड़ी हुई है, अल्लर डेविएशन हुई हुई है डिजिट्स की, ठीक है। और इसमें भी आपको यहां पर इस जगह को अगर आप गौर से देखो, तो देखो कैसे जॉइंट्स की स्पेस बिल्कुल कम हुई हुई है, खत्म हुई हुई है, और इरोजन हुई हुई है। ये मैं मिटा रहा हूं यहाँ पे ताकि आप लोग बाद में देख सको। ये देख रहे हो, ये इस जगह पर देखो कैसे इरोजन हुई हुई है, ज्वाइंट की आपस में स्पेस बिल्कुल खत्म हुई हुई है, अल्लर डेविएशन। क्लियर हो रही है बात? क्लियर हो रही है? ठीक है। अब जी इसकी ट्रीटमेंट की तरफ चलें, तो ट्रीटमेंट में आप सबने, आपको याद होगा जब आपने फार्माकोलॉजी पढ़ी थी, तो आपने डिमार्ड्स पढ़े थे। डिमार्ड याद है? डिजीज मॉडिफाइंग एंटी, पढ़े? याद है डिमार्ड्स? ठीक है। तो ये इसकी जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है वो डिमार्ड्स है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका है, सबसे इंपॉर्टेंट आपका है मैथोट्रिजेट। मैथोट्रिजेट, डिमार्ड्स पढ़े थे ना? याद है? अभी फार्मा में पढ़े थे, डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स हमने पढ़ी थी। ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट्स हैं इसकी। डिमार्ड्स में मैथोट्रिजेट, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, मैथोट्रिजेट। मैथोट्रिजेट सबसे बेस्ट इनिशियल थेरेपी है रूमाटाइड पेशेंट्स की। क्या करती है ये मैथोट्रिजेट? कोई मुझे बता सकता है? ये आपकी थाइमडीन मोनोफास्फेट की जो फॉर्मेशन है उसे इनहिबिट करती है। और कैसे इनहिबिट करती है? फॉलिक एसिड की फॉर्मेशन को, फॉलिक एसिड को ब्लॉक करके, फॉलिक एसिड की एक्टिवेशन को ब्लॉक करके ये डीएनए सिंथेसिस को ब्लॉक करती है, जिसकी वजह से आपकी जो इम्यून सिस्टम है, इम्यूनिटी को सप्रेस करने में हेल्प करती है। लेकिन जाहिर सी बात है, ये सिर्फ फिर इम्यून सेल्स को तो इफेक्ट नहीं ना करेगी, ये पूरी बॉडी के सेल्स को इफेक्ट करेगी। तो इसकी साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं।
ये जीआईटी को भी अपसेट करती है, ओरल अल्सर्स भी कॉज कराती है, एलोपेशिया भी कॉज कराती है, हेपेटोसेलुलर इंजरी भी इससे हो सकती है, बोन मैरो सप्रेशन भी इससे हो सकती है, डिफरेंट और डिजीजेस भी हो सकती हैं। ठीक है, और ये आपके प्रॉफ का यूक्यू है, इसलिए मैंने इसके साइड इफेक्ट्स ऐड किए हुए हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली आपकी जो सेंथिसिस है, जो डीएनए की सेंथिसिस है, उसे रोकती है, जिसकी वजह से इम्यून सप्रेशन होती है। ठीक है, और इसके बाद आपके पास दूसरी ड्रग कौन सी है? दूसरी आपकी जो आपके पास मेथोट्रिजेट का अल्टरनेटिव है, वो हमारे पास है लेफ्लुनामाइड, इसका अल्टरनेटिव है जो हम यूज कर सकते हैं। हाइड्रोक्सी क्लोराक्वीन इसका बेस्ट अल्टरनेटिव है। यूक्यू है, मेथोट्रिजेट के साइड इफेक्ट्स लिखें, ये यूक्यू आ चुका है आपके प्रॉफ में 2-3 दफा, मैं ऊपर ऐड भी कर देता हूँ। साइड इफेक्ट्स को डॉक्टर साहब आप ओवरकम क्या, कोई कोई नहीं है, साइड इफेक्ट होने ही होने हैं। साइड इफेक्ट की आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हो, ये नहीं कि आप कोई ऐसी दवाई खाओ कि आप मेथोट्रिजेट खाओ जिसके साइड इफेक्ट्स ना हो। साइड इफेक्ट्स होते ही होते हैं, हम उसकी अल्टरनेटिव ले सकते हैं, हम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इस्तेमाल कर सकते हैं, सल्फासेलाजीन इस्तेमाल कर सकते हैं, सारे डिमार्ड्स हैं। लेफ्लुनामाइड इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारे डिमार्ड्स हैं। ये एक्चुअली क्या कर रहे हैं, ये आपकी डीएनए की सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं ताकि इम्यूनिटी को सप्रेस किया जा सके। आप स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है, या बहुत ज्यादा एक थोड़ा कॉस्टली ट्रीटमेंट है, एंटी ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर इनहिबिटिंग एजेंट्स को भी हम यूज करते हैं, जो कि आपकी इम्यूनिटी को टारगेट सेल्स पे जाके अपना काम नहीं करने देते, अटैच नहीं होने देते। बिल्कुल हम मेथोट्रिजेट ही देते हैं, ये फर्स्ट लाइन एजेंट है, ये बहुत जल्दी काम करती है। मेथोट्रिजेट जो है ना, मेथोट्रिजेट, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, लेफ्लुनामाइड, सल्फासेलाजीन, ये सारी की सारी जो है वो बहुत रैपिडली एक्ट करती हैं, सबसे ज्यादा मेथोट्रिजेट। तो ड्रग ऑफ चॉइस इसकी या फर्स्ट लाइन जो जो ड्रग है वो मेथोट्रिजेट ही है, लेकिन हम उसे थेराप्यूटिक डोजेज के अंदर एडजस्ट करते हैं ताकि उसके साइड इफेक्ट्स कम से कम हो। अगर किसी पेशेंट की फिर ना ठीक हो रही है, फिर हम जरा कॉस्टली ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं, एंटी टीएनएफ फैक्टर्स की तरफ जाते हैं, ये कॉस्टली ट्रीटमेंट है। और अगर अगर किसी का जॉइंट बिल्कुल ही खराब हो गया है, उसकी जो है फ्यूजन हो गई है, तो फिर हम साइनोवेक्टमी भी करते हैं और जॉइंट रिप्लेसमेंट थेरेपी भी करते हैं सर्जरी में। ठीक है, तो ये इसकी मैनेजमेंट है, ड्रग्स हैं, और इसमें एक्सरसाइज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती, फिजियोथेरेपी इंपॉर्टेंस नहीं देती, बल्कि एक्सरसाइज करने से आपके जॉइंट्स और वर्स हो सकते हैं। तो हम ये जरूर रिकमेंड करते हैं कि आप जॉइंट्स की थोड़ी बहुत मूवमेंट करवाते रहें, हल्की फुल्की, ये ना हो कि आप बिल्कुल एक जगह पे लेट जाओ, सो जाओ। लेकिन हम एक्सरसाइज को इसमें प्रेफर नहीं करते कि पेशेंट को आप एक्सरसाइजेस करवाओ और पेशेंट को दौड़ाना शुरू कर दो, चलाना शुरू कर दो। हल्की फुल्की मूवमेंट, आप फिजियोथेरेपिक मूवमेंट्स जरूर करें, फिजियोथेरेपिस्ट जो आपको रिकमेंड करता है वो मूवमेंट्स लाजमी करवाएं, लेकिन आपने एक्सरसाइज की एज सच, वॉक की या चलने फिरने की या भागने दौड़ने की हम रिकमेंडेशन नहीं करते। ठीक है जी, तो ये था आज का आपका टॉपिक रूमेटॉइड आर्थराइटिस का। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मजा आया होगा और समझ भी आई होगी। ठीक है, इसके साइड इफेक्ट्स बहुत कम है और बड़ी रैपिडली एक्टिंग है एंटी टीएनएफ। कल इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। स्टेप अप, स्टेप अप, मैंने बताया कि स्टेप अप से करना।